हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु कुमार आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। हमारे पास में टॉपिक रहेगा कि एक चर वाले रेखीय समीकरण। तो देखो स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए ये है कि इसमें एक शब्द आ रखा है जिसका नाम दे रखा है आपको समीकरण। क्या दे रखा है यहाँ पे? समीकरण। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमारे पास में समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण क्या होता है, समीकरण का डेफिनेशन क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने यही है कि हम समीकरण किसे कहेंगे, समीकरण का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आप जरा ध्यान से देखिए। स्टूडेंट से समीकरण का मतलब ये होता है कि हमारे पास में दो राशियां होती है। एक राशि का मतलब होता है हमारे पास में चर और एक राशि का मतलब होता है हमारे पास में कौन सी? अचर। ये दो राशियां होती है हमारे पास में। चर को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल और अचर को हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर कांस्टेंट वैल्यू। अचर का मीनिंग ये होता है जिनका वैल्यू जो होता है वो बार बार बदलता रहता है और जिनका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है उनको हम बोलते हैं अचर राशियां। तो चर का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि जिनका वैल्यू क्या हो, बार बार बदलता रहे, जिनके अंदर चेंजिंग होता रहे, उनको तो हम कहेंगे चर राशियां। और जिनके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंजिंग, उन वैल्यू को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? उसको कहेंगे हम अचर राशियां। तो ये बात आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी कि हम चर किसे कहेंगे और अचर हम किसको कहेंगे। जिनके वैल्यू में बार बार चेंज होगा उनको चर कहेंगे और जिनके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा उनको क्या कहेंगे? अचर करेंगे। अब इनकी पहचान के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं स्टूडेंट्स कि आपको किस प्रकार से याद करना है कि हम किसे चर कहेंगे और किसे अचर कहेंगे। आपके जितने भी इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं, जैसे एक्स वाई हो गया, जेड ए बी सी, कुछ भी आए आपके पास में, वो सारे क्या करेंगे? आपके चर कहलाएंगे। और जो कांस्टेंट जो वैल्यूज होती है, जैसे आपकी गिनती हो गई 1 2 3 4, जितने भी नंबर्स होते हैं, डिजिट्स काउंटिंग, ये जो भी नंबर्स होते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? आपके अचर कहलाते हैं। ये बात आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी कि हम चर किसे मानेंगे और अचर हम किसे मानेंगे। जो इंग्लिश के जो लेटर्स होंगे स्टूडेंट्स, उनको तो मान के चलेंगे चर, और जो गणित की जो संख्याएं होगी उनको मान के चलेंगे हमें अचर। तो आपको स्टूडेंट चर और अचर की पहचान तो अच्छी प्रकार से समझ में आ ही गई होगी। इसके बाद में बात करते हैं चर और अचर राशियों को अलग अलग करने के लिए हम इनके बीच में एक चिन्ह लगा देंगे जिसका नाम होता है इक्वल का साइन, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं बराबर का चिन्ह। तो चर और अचर राशियों के बीच में मैंने जैसे ही ये बराबर का चिन्ह लगाया तो स्टूडेंट्स इसके दो भाग हो गए, एक तो हो गया चर और एक क्या हो गया? अचर। तो देखो, चर तो हमारे साथ में किस साइड में हो गए? बाईं पक्ष में, और अचर किस साइड में हो गया? हमारे पास में दाईं साइड में हो गया। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि समीकरण का कौन सा भाग ऐसा है जिसके बाएं पक्ष के अंदर कौन होता है? चर होते हैं, और दाईं पक्ष में कौन होते हैं? हमारे पास में अचर होते हैं। ये बात आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। चर और अचर राशियों का ही हमारा सारा खेल रहेगा। हम बार बार इन राशियों का पक्षांतरण करेंगे, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं इनका पक्षांतरण करते रहेंगे। तो समीकरण के दो भाग हो गए हमारे पास में, एक तो हो गया चर और एक क्या हो गया? अचर। चर का मतलब होता है इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं उनको हम चर मान के चलेंगे, और जो गणित के जो नंबर्स होंगे उनको हमें अचर मानकर चलेंगे। और चर और अचर राशियों के बीच में बराबर का साइन आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? उसको हम कहेंगे समीकरण। तो यही हमारा डेफिनेशन निकल के आया कि चर और अचर राशियों के बीच में अगर बराबर का साइन होगा तो हम उसको क्या कह सकते हैं? उसको हम समीकरण कह सकते हैं। ये बात आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी पूरी अच्छी तरह से कि हम किस प्रकार से इसको डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने आपके पास में लिखा x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में? 6 लिख दिया मैंने। तो स्टूडेंट देखो, ये नियम क्या है कि समीकरण क्या कहता है कि एक तो इक्वल का साइन आना चाहिए, तो इक्वल का साइन तो यहाँ आ रहा है। अब देखिए, इसके दो भाग है, एक तो इधर है और एक भाग इसका इधर है। इधर हम देखेंगे तो इधर कौन होते हैं हमारे पास में? अचर, सॉरी चर होते हैं। तो ये तो हमारे पास में क्या हो गया? चर। और ये हमारे पास में क्या है? अचर। और ये भी हमारे पास में क्या है? ये भी हमारे पास में एक प्रकार का अचर है। तो देखिए स्टूडेंट, हम थोड़ी देर पहले बात की थी कि अचर राशियां किस साइड में होती है? अचर राशियां समीकरण के दाएं वाले भाग में होती है। अब बल्कि ये वाला जो पक्ष आप देखेंगे तो इधर ये 4 जो है ये इसके बाएं पक्ष में बैठा है। इसका मतलब इस 4 का हमें इधर क्या करना पड़ेगा? इसका हमें करना पड़ेगा पक्षांतरण। क्या करना पड़ेगा? इसका पक्षांतरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ट्रांसपोज।
जैसे मैं इसका इधर पक्षांतरण करूंगा तो मेरे पास में इधर तो बच जाएगा x इज इक्वल टू, इधर है मेरे पास में 6 इधर ये 4 जाएगा, तो ये पहले से प्लस का था, इधर गया तो किसका बन जाएगा, ये माइनस का 4 बन जाएगा। तो इधर बचेगा मेरे पास में x इज इक्वल टू 6 में से गए 4, तो मेरे पास कितना बचेगा x इज इक्वल टू 2। ये इसका फाइनली रूप से क्या निकल के आ गया, मेरे पास में रिजल्ट निकल कर आ गया। इस एग्जाम्पल में हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि पक्षांतर की आवश्यकता हमें कब होती है। पक्षांतर की आवश्यकता हमें तब होगी जब ये चर और अचर राशियां अपने सही प्रकार से सेटल नहीं कर पाएगी एक दूसरे को, अलग अलग जगह में ये बैठी रहेगी, तो हम उनको एक सही जगह में बैठाने के लिए उनका पक्षांतरण करेंगे। ये बात थी किसकी, एक पक्षांतरण के टॉपिक को लेकर। इसके बाद में एक टॉपिक आ रहा है, इसके अंदर इसके नाम आ रहा है रेखिक समीकरण। समीकरण के साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ है जिसका नाम है रेखिक। क्या लिखा हुआ है, रेखिक। मैं रेखिक के बारे में बात करता हूं स्टूडेंट। देखो रेखिक का मतलब क्या होता है, रेखिक का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास में कोई भी एक समीकरण लिखा है, जैसे मैंने एक समीकरण लिखा x प्लस का 6 बराबर मैंने लिख दिया 11, और एक समीकरण में लिखा x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 11 लिख दिया। इन दोनों समीकरणों को जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये चर कोण है हमारे पास में x है, और यहाँ भी हमारे पास में चर कोण है x की पावर 2, और यहाँ पर कितना है x, एक x है। यहाँ देखेंगे तो इस समीकरण की जो घात है हमारे पास में, ये समीकरण की घात हमारे पास में 1 है, और इस समीकरण की हम बात करें तो यहाँ पर घात कितनी हमारे पास में 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे वाले समीकरण में हमारे पास में घात 2 आ रही है, और पहले वाले समीकरण में हमारे पास में घात 1 आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा समीकरण है जिसमें किसी भी चर राशि की जो घात होती है, चर की जो हमारे पास में क्या हो, घात होती है, अगर वो घात कितनी स्टूडेंट्स हमारे पास में अगर 1 हो तो उसे क्या कहेंगे, रेखिक समीकरण कहेंगे। ऐसा समीकरण है जिसमें चर की जो घात होती है स्टूडेंट्स अगर वो 1 हो, ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, उसको कहेंगे हम रेखिक समीकरण। इसका मतलब आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि रेखिक समीकरण किसे कहते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें किसी भी चर राशि की घात अगर 1 हो, ऐसे समीकरण को हम रेखिक समीकरण कहते हैं। ये बात आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसके बाद में लिखा हुआ है एक चर वाले समीकरण के साथ में एक लिखा हुआ है एक चर वाले। इसका मतलब ये है कि अब जब आपके पास में कोई भी समीकरण आएगा तो उसमें सिर्फ आपको इंग्लिश का एक ही लेटर देखने को मिलेगा, एक से ज्यादा अक्षर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है क्या, कि एक चर वाले रेखिक समीकरण। इसका मतलब है ऐसे समीकरण जिसमें केवल एक ही चर होगा और उसमें चर की घात अधिकतम कितनी होगी, 1 होगी। इसलिए इसका नाम रखा गया क्या, रेखिक समीकरण रखा गया। ये था पूरा कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के। मैंने जो टाइटल था इसका, इस टाइटल के बारे में मैंने आपको हल्की फुल्की जानकारी दी है कि समीकरण किसे कहते हैं, रेखिक का मतलब क्या होता है, एक चर का मतलब क्या होता है। ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इस वीडियोज के अंदर मेरे द्वारा दी गई जानकारी समीकरणों के बारे में आपको भलीभांति प्रकार से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड धन्यवाद। थैंक यू।